हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अ, एक यूनिट कक्षा 11 में एक यूनिट मात्रक और मापन या भौतिक जगत और मापन मान के चलो, हम लोग अभी फ़िलहाल पूरा करके दूसरी यूनिट पर आते हैं। शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी क्या है? वह शाखा है जिसमें हम केवल गति का अध्ययन करते हैं। काइनेमेटिक्स, काइन का मतलब मोशन से है, मैटिक्स का मतलब उसकी स्टडी से है। तो शुद्ध गतिकी में हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं। और हाँ, इसमें शुरुआत में हम लोगों के जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो है कि गति की अवधारणा, गति की समझ के लिए अवकलन और समाकलन की प्रारंभिक अवधारणा। तो गति का जो कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे हम लोग वेग है, त्वरण है, इनके सब के बारे में बात करेंगे। वेग की बात करेंगे विस्थापन के परिवर्तन के रूप में, या त्वरण की बात करेंगे वेग परिवर्तन की समय दर के रूप में। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उन अवधारणाओं को समझने के लिए, और गणित में आगे सवाल हल करते समय तमाम ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि हमें अवकल गुणांक की या अवकलन की या समाकलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग चूँकि पाठ्यक्रम में इस पाठ के शुरुआत में दिया हुआ है कि गति की अवधारणा को समझने के लिए अवकलन और समाकलन की प्रारंभिक अवधारणाएं आपको पढ़नी है। तो हम लोग अभी अगले 1-2 दिन इसी पर रहेंगे। पहले कुछ राशियां हैं। तो इस शुद्ध गतिकी वाली दूसरी इकाई में अभी शुरुआत में तो हम लोग 2-3 दिन मैथमेटिक्स पर रहेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, हमें अपनी बात को व्यक्त करना होता है, सामने वाले को समझाना होता है, तो हम भाषा का सहारा लेते हैं। भाषा की अपनी एक, ठीक है, एक निश्चित लिपि है, एक निश्चित संकेत हैं, निश्चित ध्वनियाँ हैं। हर अलग अलग भाषा की अलग अलग हो सकती है। हिंदी हम लोग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अंग्रेजी अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के वो हमारे विचारों को व्यक्त करने का, हमारी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है। उसके बिना हम अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर सकेंगे। संकेत की भी भाषा है। आप ये ना कहो कि मुंह से बोल करके ही आप व्यक्त कर सकते हो, संकेत से भी अगर आप बता रहे हो तो वो भी उसकी अपनी, वो साइन लैंग्वेज है, उसकी अपनी भाषा है। उसी तरह से फिजिक्स की भाषा मैथ है। भौतिक विज्ञान में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी, तमाम ऐसी अवधारणाएँ होंगी, बातें होंगी जिनको कहने के लिए हमें गणित का सहारा लेना होगा। तो एक तरह से आप कह लो कि मैथ इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो लैंग्वेज की अच्छी बात को, अपनी बात को अच्छी तरीके से दूसरे को समझाने के लिए भाषा की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट शुरुआत में, तो पहले तो जैसे कुछ राशियां हैं जिनके हम लोग अक्सर नाम लेते रहते हैं, चर राशियां, अचर राशियां और फलन। देखिए, पहला है नियतांक अथवा अचर राशियां। अगर आप नाम के शाब्दिक अर्थ पर भी गौर करो, नियतांक यानी जिनका मान नियत रहे, या अचर जो चर ना हो, यानी जो बदलती हुई ना हो। तो न बदलती हुई का मतलब ऐसी राशियां जिनका मान समय के साथ या स्थान के साथ, परिस्थिति के साथ नहीं बदलता है, हर जगह उनका मान उतना ही रहेगा। जैसे संख्याएं 1, 2, 3, 4। अब ये दो, आप अभी जितना 2 का मान समझ रहे हो, कुछ समय बाद या कुछ किसी दूसरी स्थिति में भी 2 का मान 2 ही होगा, उतना ही होगा। उसी तरह ई है, एक्सपोनेंशियल है, पाई है, ये सभी नियत मान है। अच्छा, उसी का उल्टा होती हैं चर राशियां अथवा परिवर्ती राशियां। परिवर्ती का मतलब जो बदल रही हों, भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग मान धारण कर सकती हों। या चर का मतलब जिनके मान बदल सकते हैं। जैसे बीजगणित में हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, एक्स वाई जेड के पदों में लिखते हैं, ई की पावर एक्स के पदों में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है? अभी मान लो किसी एक परिस्थिति में आप हल कर रहे हो किसी समीकरण को, एक्स का मान मान लो 2 आया। अगला कोई समीकरण दिया हो, जरूरी नहीं है कि वहाँ भी एक्स का मान 2 ही होगा। तो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समीकरणों में, अलग अलग जगहों पर, हाँ, जिन राशियों का मान बदल सकता हो उन राशियों को हम चर राशियाँ कहते हैं। और एक तीसरी बात है फलन, चर राशियों से संबंधित है। मान लो हमारे पास 2 चर राशियाँ हैं, यक्स और वाई 2 चर राशियाँ हैं, और यह वाई का मान यक्स के मान पर निर्भर करता है। यक्स का मान जब आप बदलते हो तो वाई का मान भी बदल जाता है। और एक बात ये कि यक्स के एक मान के लिए वाई का केवल एक ही मान है, निश्चित संभव मान है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि वाई यक्स का फलन है, या वाई यक्स पर निर्भर करता है, और वाई यक्स के एक मान के लिए वाई का केवल और केवल एक ही निश्चित मान है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने कहा समीकरण, मान लो कहा y बराबर 3x², ठीक।
यहाँ पर x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और 3 इनवेरिएबल है। x चर राशि है, 3 अचर राशि है, y भी एक चर राशि है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, निर्भर चर है जो x के मान पर निर्भर करता है। ठीक, मान लो आपने कहा कि जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर गुणा 3 यानी 3। ठीक, x का मान जब आप 2 रखते हो तो 2 का वर्ग यानी 4 गुणा 3, तो y का मान हो जाएगा 12। तो इस तरह से अगर y का मान x के मान पर निर्भर करता है और x के किसी एक मान के लिए y का केवल एक निश्चित मान है, तो तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा y x का फलन है। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि x और y दो चर राशियाँ हो तथा y का मान x पर निर्भर करता हो और x के किसी एक मान के लिए y का केवल एक ही निश्चित मान हो, तो y को x का फलन कहते हैं और इसे y = fx के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं अवकल गणित में, तो अवकल गुणांक या अवकलन के बारे में। अब हम लोग इसके बाद अवकलन की कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि अवकलन क्या है या अवकल गुणांक। तो उसके पहले देख लेते हैं, मान लो हमारे पास y है जो x का फलन है, अर्थात y को आप fx के रूप में व्यक्त कर सकते हो और जब x का मान बदल करके आप x + डेल्टा x कर देते हो तो y का मान y + डेल्टा y हो जाता है। यानी आप y + डेल्टा y को इस तरह से व्यक्त कर सकते हो। अब यहाँ इससे आप देखो, डेल्टा y बटे डेल्टा x अगर आपको कहना हो तो डेल्टा y को आप y + डेल्टा y माइनस y लिख सकते हो, y और y कट जाएगा, ऊपर डेल्टा y बचेगा। और y + डेल्टा y क्या है, fx + डेल्टा x, और y क्या था, fx था, तो इस रूप में लिख सकते हो। हाँ, इसमें अगर हम एक शर्त लगा दें कि डेल्टा x का मान बहुत छोटा है, यानी x के एक निश्चित मान के लिए y का एक निश्चित मान था, x के मान के हिसाब से y का मान बदल रहा था, यानी y x का फलन था, y = fx था, और x का मान जब हमने बदल करके x + डेल्टा x किया, पर अब इस शर्त का हम ध्यान रखेंगे कि डेल्टा x बहुत छोटा है, अर्थात x के मान में बहुत थोड़ा सा बदलाव किए हैं, तो y का मान y + डेल्टा y हो गया है जो कि fx + डेल्टा x है, यानी x का मान x + डेल्टा x रखने पर y का मान ये हमें मिला है। तो इसको इस सीमा के अंतर्गत कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 की सीमा के अंतर्गत हम dy/dx से व्यक्त करते हैं इसको। ये जो डेल ऑपरेटर है इसके बजाय हम ये डेल्टा है इसकी जगह d कर लेते हैं, d/dx हो गया समझो, तो dy/dx से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा कि dy/dx तब कहेंगे जब ये डेल्टा x बहुत छोटा होगा। इसको आगे हम लोगों ने इस रूप में लिखा है कि dy/dx = लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x। तो और यह राशि क्या बताती है, dy/dx आपको क्या बताता है, यह y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को बताता है कि जब बहुत छोटे अंतराल के लिए आप देख रहे हो तो x के मान के बदलने के साथ साथ y के मान में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, तो यह उसको बताता है कि परिवर्तन की दर क्या है, y में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। और dy/dx को x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं, और इस संक्रिया को जो हम ये काम कर रहे हैं अवकल गुणांक निकालने की, इसको हम लोग अवकलन कहते हैं। ये कलन गणित यानी कैलकुलस का एक हिस्सा है। अब ये जो हमने बीच में कहानी लिखी है इसको हम सूत्र रूप में, समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि dy/dx = लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, यानी ये डेल्टा y/डेल्टा x ही है जब अंतराल बहुत छोटा हो। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ डेल्टा y/dx को ऐसे लिखा था, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx + डेल्टा x माइनस fx बसे डेल्टा x। और एक चीज़ और, अगर हम x और y के बीच में ग्राफ खींच रहे हों तो dy/dx उस ग्राफ के किसी छोटे से किसी बिंदु पर, मान लो हमने चूंकि बहुत छोटा अंतराल लिया है डेल्टा x को, तो आप उसे एक बिंदु की तरह मान सकते हो। उस बिंदु पर पहली बात तो प्रवणता, रेखा की प्रवणता, अगर उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा का मतलब एक ऐसी सरल रेखा जो उस वक्र को केवल उसी एक बिंदु पर स्पर्श करे, तो स्पर्श रेखा के जो ढाल होगी या उसकी जो प्रवणता होगी उससे उसको हम dy/dx से व्यक्त करते हैं। और अगर, तो यही हम लोगों ने लिखा था कि dy/dx ही यम होता है यानी प्रवणता है, या बराबर tan थीटा है। यहाँ थीटा क्या है, x अक्ष से बना कोण है। अगर हम इस तरह से x और y के बीच में ग्राफ खींच रहे हों कि यहाँ x है यहाँ y है, ये ग्राफ मान लो कुछ इस तरह का आया, हम इस बिंदु पर कह रहे हैं कि dy/dx कितना है, तो यहाँ आप ऐसे एक सरल रेखा खींच दो।
अब ये इसका जो कोण बन रहा है यहाँ से थीटा, तो ये tan थीटा को व्यक्त करेगा। तो यही लिखा था कि डी वाई बाई डी एक्स वाई अक्ष वक्र का उस बिंदु पर ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता व्यक्त करता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ निश्चित प्रकार के फलन हो तो उनका हम अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे। मूल काम हमारा वही था, ये तो शुरुआत की कुछ कहानी थी। हम लोग आते हैं अवकल गणित के सिद्धांत पर या कुछ सूत्रों पर हम लोग आते हैं। अभी जैसे मान लो हमारे पास दो फलन हैं, मान लिया u एक कोई रास फलन है जो x का फलन है और v भी f का फलन है, दूसरी तरह से फलन है, मान लो f1 f2 करके हैं। ये u और v दो चर राशियां हैं जो x के फलन हैं। a और b मान लो नियतांक हैं, a और b a को मान लेते हैं कि नियतांक है, जहां अभी हमें सूत्रों में ज़रूरत पड़ेगी, आगे उनको देखेंगे। तो इनमें से अब हम लोग कुछ राशियों के कुछ निश्चित स्थितियों में हम अवकल गुणांक के सूत्र लिखेंगे। जैसे पहली बात तो ये कि अच्छा ये x चर की राशियां थी। पहली बात तो ये कि जो नियतांक होता है, नियतांक का अवकल गुणांक शून्य होता है, अर्थात dA अपान dx आप कर रहे हो या आप कहो dB अपान dx है तो वो शून्य होगा। यानी d अपान dx अगर आप किसी नियतांक का कर रहे हो जो x पर निर्भर नहीं करता है तो वो आएगा आपका शून्य। दूसरी बात, अगर आप केवल x का ही देख रहे हो तो जैसे d अपान dx अगर आप x का करते हो तो 1 आएगा, एक ही ध्यान रखेंगे। तीसरा, मान लो हमारे पास u बराबर x की पावर n है, इस रूप में है, तो du अपान dx कितना हो जाएगा, du अपान dx हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब इसी का आप चाहे तो यहाँ उपयोग देख सकते हैं। कैसे? जब आपने कहा कि du अपान dx में u की जगह हमने केवल x रख दिया है, यानी dx अपान dx, तो x का मतलब अभी जैसे इस वगह जब कह रहे थे तो d अपान dx का मतलब और x का मतलब है x की घात 1, और x की घात 1 का अवकल गुणांक निकालोगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 1 यहाँ रख दो, 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू x की पावर 0, और x की पावर 0 यानी 1, तो x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होगा। और x की पावर n के रूप में अगर कोई संख्या लेते हो तो उसका nx की पावर n माइनस 1 होगा। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। मान लो कि आपको दिया हुआ है कि u बराबर 7x की पावर 5 और आपको निकालना है कि du अपान dx क्या होगा। तो सॉरी इसको नहीं, अभी इसको देख लेते हैं। केवल x की पावर 5 है तो du अपान dx क्या होगा, x की पावर n से आप देख लो, तो x की पावर n का अवकल गुणांक क्या था, n, और x की पावर n माइनस 1 यानी 5x की पावर 4। ये हमारा हो जाएगा x की पावर 5 का अवकल गुणांक। ठीक, तो अब इसी तरह इसमें एक और आगे देखते हैं। मान लो अगर इसके साथ नियतांक भी गुणा में होता है, जैसे मान लो कि अगर आपके v का मान दिया हुआ है और v का मान है कि b और x की पावर n के रूप में है, तो कैसे करते हैं। तब हमारा जो dv अपान dx होता वो नियतांक को हम लोग बाहर कर लेते और ये हो जाता d अपान dx x की पावर n। ठीक, तो वहाँ से आगे निकाल लेंगे। या इसी को एक सामान्य रूप से कह लेते कि मान लो ये v इक्वल टू बी इंटू यू के रूप में है, तब हम क्या कह सकते थे, तब हम कह सकते थे कि आप dv बटे dx जब कर रहे हो तो उसका मतलब हो जाएगा b इंटू du अपान dx। ठीक, नियतांक इसके बाहर चला आएगा अगर गुणा में है तो। और इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी चूंकि हमने x की पावर n ही देखा है तो उसी का देखते हैं। अभी जैसे मान लेते हैं कि माना v बराबर 5x की पावर माइनस 3 इतना है और हमें निकालना क्या है, dv अपान dx। तो dv अपान dx ये देखो नियतांक पद है, यानी हमें ये करना है ना, d अपान dx 5x की पावर माइनस 3। और हम लोगों ने यहाँ कहा था कि अगर कोई फलन v है, v इक्वल टू बी यू है, तो dv अपान dx, अभी u और v दोनों x के फलन है, वो हम शुरुआत में मान चुके हैं। तो dv अपान dx क्या होगा, नियतांक को आप बाहर ले लो और इसका निकाल लो। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, नियतांक को आप बाहर ले लो यानी 5 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा d अपान dx x की पावर माइनस 3, यानी
डी वी अपान डी एक्स, यहाँ से आप कहोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा फिर यहाँ x की पावर n का सूत्र लगा दो, 5 x की पावर n का क्या था n, और x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा -15 x की पावर -4, ये हो जाएगा इसका अवकल गुणांक। उसी तरह से अगर मान लो, ये समझ लो सूत्र है, उसी तरह अगर मान लो आपको दो फलनों के जोड़ या अंतर के रूप में दिया है, मान लो आपको निकालना है डी अपान डी एक्स यू और प्लस माइनस वी, यानी u प्लस वी भी हो सकता है और u माइनस वी भी हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स और प्लस या माइनस जो भी था डी वी अपान डी एक्स। तो ये इधर इसके सूत्र हैं, उधर उदाहरण है, ठीक। जैसे कोई भी देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया है कि 6x² प्लस 2x का हमें अवकल गुणांक निकालना है, मान लो x के सापेक्ष, ठीक। ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है, प्लस माइनस के रूप में हम लोग कहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए पहले वाले का अवकल गुणांक प्लस या माइनस चिन्ह के बाद दूसरे वाले अवकल का गुणांक का मान, तो इसको डी अपान डी एक्स 6x² प्लस डी अपान डी एक्स और 2x लिख सकते हैं। यहाँ से सरल करेंगे, फिर हम ये वाला सूत्र लगा लें कि अगर नियतांक साथ में कोई है तो वो बाहर आ जाएगा, 6 डी अपान डी एक्स x², और यहाँ हो जाएगा 2 बाहर चला आएगा 2 डी अपान डी एक्स x। अब आप देख सकते हो इसका हो जाएगा x की पावर n का डी अपान डी एक्स कितना होगा n, x की पावर n माइनस 1 यानी 2x की पावर 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2 डी एक्स अपान डी एक्स 1 होता है, ये x की पावर n से देखो तो इसको आप कह लोगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 12 गुणे x, और ये हो जाएगा प्लस 2 और x की घात 0 का मान 1, ये एक बार लिख ही लो। तो हम लोग इस तरह से इसको कर लेंगे, और इसी तरह देखते हैं आगे, फिर दो सूत्र और देखते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास u और v दो फलन हैं, गुणा के रूप में हैं, दोनों x के फलन हैं, तो उनके गुणनफल का अगर हम निकालना चाहें अवकल गुणांक यानी डी अपान डी एक्स u और v का गुणा करें तो क्या होगा, पहले आप एक को जैसे चर राशि को अचर राशि को बाहर कर लेते थे, समझो u को बाहर कर लिए तो u गुणा डी वी अपान डी एक्स और प्लस एक बार u को बाहर किए थे तो दोबारा v को बाहर कर लीजिए, प्लस v गुणा डी यू अपान डी एक्स। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक राशि को एक बार बाहर करेंगे फिर दूसरे का अवकल गुणांक, और प्लस दूसरी राशि को बाहर करेंगे पहले उसका अवकल गुणांक। तो एक बार पहले हम लोग इस पर एक सवाल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक फलन है, ठीक, मान लो y का मान दिया हुआ है कि x² प्लस 2 और गुणा 3x माइनस 1 इस रूप का है, और हमें मान लो dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक फलन है, ये दूसरा फलन है, ठीक। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स x² प्लस 2 और 3x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, एक बार हमने क्या किया, मान लो पहले इसको हमने नियतांक की तरह बाहर ले लिया, तो x² प्लस 2 को बाहर ले लिया, अब हमारा हो जाएगा डी अपान डी एक्स, फिर इसका निकाल लेंगे 3x माइनस 1 प्लस, अब जब एक बार इसको बाहर किए तो दोबारा इसको बाहर कर लीजिए 3x माइनस 1 और डी अपान डी एक्स, फिर इस वाले का अवकल गुणांक देख लीजिए x² प्लस 2। अभी आप कह सकते थे कि यहाँ हम इसको गुणा करके सरल करके और x की पावर n के रूप में लगा सकते थे, कर सकते थे वैसा, अभी ये समझने के लिए है, बाकी अभी आगे हम लोग देखेंगे कि अकेले केवल उसी एक सूत्र से काम नहीं चलेगा। तो अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस 2 और इसका डी अपान डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा, अभी जैसे इसमें हमने क्या कहा था, एक था u प्लस वी वाला ना, तो u प्लस वी के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स 3x और माइनस डी अपान डी एक्स 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये नियतांक है, अभी एक बार केवल जानबूझ के थोड़ा सा बड़े में लिखे ले रहे हैं। उसी तरह 3x माइनस 1 और ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, ये भी u प्लस वी के रूप में है, तो एक बार तो x² और दोबारा डी अपान डी एक्स 2 को अब निकाल सकते हैं x² प्लस 2 और 3x का क्या होगा, तो 3 बाहर चला आएगा, नियतांक है, और अंदर क्या बचेगा x, तो dx अपान dx उसका हो जाता है 1,
तो वैसे भी 3 बाहर आ गया, dx अपान dx यानी 3 इंटू 1 बचा। यहाँ क्या बचा, ये नियतांक है, नियतांक का हो जाएगा 0। और इधर क्या है 3x माइनस 1, और ये डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का यानी एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये n यानी 2 और एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी, और प्लस ये नियतांक है इसका 0। तो उस तरह से देखें तो हमारा ये आएगा, यहाँ हो गया ये, यहाँ देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये बचा ब्रैकेट में 3, और यहाँ क्या बचा प्लस 3x माइनस 1 और अंदर ब्रैकेट में बचा 2x। अब इसी में आप इसको थोड़ा सा ठीक है गुणा करके रीअरेंज करके सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसी तरह एक आधा और देखना चाहें तो देख सकते हैं भाग के लिए। अच्छा, उसी तरह देखते हैं, मान लो जैसे इसके पहले हम लोगों ने गुणा वाला देखा था कि डी अपान डी एक्स यू गुणा वी कितना होता है, उसी तरह से अगर u बटा v हो, एक फलन बटा दूसरा फलन हो, यहाँ ध्यान देना u और v दोनों x के फलन हैं, तो हम क्या करेंगे डी अपान डी एक्स यू बटे v करेंगे। इस सूत्र को ध्यान रखेंगे। देखिए जो गुणा वाले में तो हम क्रम बदल देते तो कोई दिक्कत ना थी, जैसे डी अपान डी एक्स यू वी, तो चाहे पहले आप u को बाहर लेके जाते डी वी अपान डी एक्स करते, प्लस फिर v को बाहर लेके जाते डी यू अपान डी एक्स करते, लेकिन तो वहाँ तो क्रम बदल सकते थे क्योंकि दोनों जोड़ में थे, प्लस में थे, चाहे a प्लस बी कहो चाहे b प्लस एक कहो, क्रम इनमें नियम का पालन करेगा वही रहेगा। पर यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो हमें क्रम ध्यान रखना रहेगा। u बटे v में पहले हमें u का अवकल गुणांक निकालना है, तो v हमारा चला जाएगा गुणा में, भाग में भले है, तो ये v चला जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा v डी यू अपान डी एक्स, फिर दोबारा क्या करेंगे u को बाहर लेंगे माइनस u डी वी अपान डी एक्स, ये तो हमारा हर अंश हो जाएगा, और हर में क्या रहेगा v स्क्वायर। तो क्रम हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले हर ऊपर जाएगा ये गुणा में, और अंश का अवकल गुणांक होगा, फिर माइनस अंश बाहर आएगा और हर का अवकल गुणांक होगा x के सापेक्ष, और बटा में लास्ट में हर का वर्ग होगा। एक उदाहरण देखते हैं, मान लो कोई फलन y है वो 2x स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्रकार का है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ ये आपका समझ लो u है, ये समझ लो v है, तो u बटा v के हिसाब से जब करेंगे तो dy अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था पहले हर को आप ले जाओ ऊपर गुणा में v, तो ये यहाँ चला गया, और d अपान डी एक्स किसका होगा अंश का होगा, तो d अपान डी एक्स इस अंश वाले का, माइनस फिर अंश को आप बाहर लेके चले आए गुणा में, और d अपान डी एक्स किसका होगा हर का कर लिए, बटे हर में जो था उसका वर्ग, फिर इसी को सरल करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर है ही है, d अपान डी एक्स इसका करने का मतलब है u प्लस वी, एक बार इसका करो फिर प्लस करके इसका करो, उसी तरह d अपान डी एक्स इसका करने का मतलब है एक बार इसका फिर एक बार इसका, वो प्लस या माइनस में रहेगा ना, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि d अपान डी एक्स जब आप u प्लस वी या माइनस वी के रूप में कहते हो तो ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स, और प्लस या माइनस जैसा भी चिन्ह है डी वी अपान डी एक्स, तो उस हिसाब से फिर इनको और इनका विस्तार कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ही बाहर, अब ये डी अपान डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स 2, उसी तरह ये माइनस इतना बाहर रहेगा ही, डी अपान डी एक्स एक बार एक्स स्क्वायर का प्लस डी अपान डी एक्स माइनस 2 का, नियतांकों का 0 होगा तो हमें पता है कि ये दोनों 0 हो जाएंगे, अभी आगे हमने वहाँ 0 लिख लिया है, और बाकी फिर ये ऐसे का ऐसे आ गया डी अपान डी एक्स 2x स्क्वायर। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप डी अपान डी एक्स मान लो आप b इंटू यू के रूप में कह रहे हो, b नियतांक है तो ये बाहर चला आएगा, ये हो जाएगा b इंटू डी यू अपान डी एक्स, यानी नियतांक बाहर आ जाएगा अवकलन के, और बाकी राशि का अवकलन कर लो, तो यहाँ 2 उसी तरह बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक कितना होगा, एक्स की पावर n से निकाल लेंगे, एन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी 2x, और इसका 0 उसी तरह इसका कर लेंगे एक्स स्क्वायर का उसी तरह से 2x, ठीक, बाकी और नीचे बटा में इसका वर्ग चल ही रहा है, बस इसी को बाद में हमने सरल कर लिया है, और सरल करने पे जो आएगा ये उत्तर होगा। देखिए 2 दिक्कतें आ रही होंगी, एक तो ये कि जो जीव विज्ञान वर्ग के हैं जो गणित आगे नहीं लेना चाहते हैं, जिनकी गणित में कम रुचि है, दिक्कत होगी थोड़ा सा। गणित में यही टॉपिक है, पता लगा 10-15 दिन चलेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझ करके आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर सवाल लगाते समय या सूत्रों का निगमन करते समय बीच में जहाँ कहीं भी ये राशियाँ आती रहेंगी
हम लोग देखते रहेंगे तो वहाँ से समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल ये है कि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग एक बार ध्यान में रखते हैं कि क्या करना है। तो इसलिए भले ही ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हमारे ख्याल से ये 11th और 12th दोनों के लिए, जो लोग इसको पढ़ के जा भी चुके हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नहीं भी समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप धैर्य के साथ कर लीजिए। बाद में आप इसी तरह के कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करने की कोशिश करिए, या अगले 2-3 वीडियो के बाद कम से कम 3 वीडियो भी और लगेंगे। एक अवकल में लगेगा और 2 कम से कम समाकलन के। तो कम से कम 4 वीडियो इसके पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर कुछ प्रश्न हम आपको दे दें, आप हल करके देखिए, उनका उत्तर बताइए, जैसा होता है फिर देखते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही। धन्यवाद।